स्क्रीन विजिबल है? तो हाँ भैया। उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? APT का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एडवांस पैकेज टूल APT की हेल्प से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें हमने देखा था कि पहली कमांड, या फिर अगर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें कि डिफरेंस बिटवीन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या? कोई कर रहा है क्या? हाँ हाँ ऑन है, डिफरेंस बिटवीन APT अपडेट एंड APT अपग्रेड, इसमें क्या डिफरेंस है? तो APT update will update all the URLs of repository which are mentioned in, कौन सी फाइल में मेंशन होता है वो? एपीटी और सोर्स डॉट लिस्ट। ठीक है, इस फाइल में sources डॉट लिस्ट करके एक फाइल होती है, इस फाइल में वो मेंशन रहते हैं, उन URLs को अपडेट करता है। ठीक है, इट डू नॉट अपडेट एनी सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करता, एनी पैकेज या सॉफ्टवेयर। और APT अपग्रेड विल अपडेट all the pre-installed packages or softwares in Linux। ठीक है, ये वो कमांड है जो आपका अपग्रेड करती है। तो प्री इंस्टॉल्ड जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनको अपग्रेड करना हो तो APT अपग्रेड। अब हमें रिक्वायरमेंट है अपग्रेड करने की तो ही हम करते हैं, लेकिन APT अपडेट तो हम चलाते ही हैं क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम सारे URLs को अपडेट करते हैं और पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने एक बार की पेयर क्रिएट कर दिया, फिर आपको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी की हेल्प से सर्वर्स बना सकते हैं। यूज टू इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव अ पैकेज, ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब हमको जो एक पॉइंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया एग्जांपल में MySQL। ठीक है, मैंने MySQL सर्वर, ये मेरे पैकेज का नाम है। तो अगर मुझे ये इंस्टॉल करना है तो मैं क्या लिखूंगा? APT इंस्टॉल MySQL सर्वर, ये लिखना पड़ेगा मुझे। उससे पहले क्या चलाना पड़ेगा? APT अपडेट, ताकि इसका URL अपडेट हो जाए। तो पहली बार हमको APT अपडेट चलाना पड़ता है URL अपडेट्स के लिए, देन हमको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, मशीन रेडी हो गई, हम लोग इसको रन करके देखते हैं। मैंने इसकी पब्लिक IP कॉपी की, ये जिस की पेयर से बना है वो डाउनलोड्स फोल्डर में है, तो यहाँ जाके CMD ओपन करना है। किस की पेयर से बनाई थी मैंने? practice 1, ओके सही है।
तो practice1, उसके बाद से यूज़र नेम आपका डिफ़ॉल्ट एक उबंटू है, प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी आपका, ठीक है। यस करोगे कनेक्ट हो जाएगा ये। क्लियर कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या चलाना पड़ेगा, apt अपडेट, ताकि सारे यूआरएल्स को अपडेट कर दे। बट ये कमांड सिर्फ रूट यूजर ही चला सकता है, और अभी मैं कौन सा यूजर हूँ, उबंटू। तो देखो अभी मैं चलाऊंगा तो ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि इस यूजर के पास ये कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो हमें रूट यूजर बनना पड़ेगा, sudo शू, ठीक है। हम रूट यूजर बन गए। अब हम ये कमांड चलाएंगे तो चलेगी। देखो ये सारे यूआरएल्स को अपडेट करना स्टार्ट कर रहा है, देख रहे हो। ये जैसे जो हम लोग वो खोलते हैं वो उसका EC2 का, हाँ, तो उसमें मतलब रूट यूजर्स मतलब बने हुए आते क्या पहले से हम लोग? दो यूजर, एक तो एडमिन है रूट, वो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा कोई भी लिनक्स हो, और एक यूजर जो है डिफॉल्ट, जैसे कि ये उबंटू है, तो ये आपको देता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आप सेंटोस यूज करेंगे तो आपको सेंटोस मिलेगा, आप अमेजोन का लिनक्स यूज करोगे तो आपको EC2 यूजर मिलेगा, और अगर आप पुरानी मशीनें यूज कर रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि ये यूजर है जिससे आपको कनेक्ट करना है। नहीं, जैसे मैंने मशीन खोली तो जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें रूट यूजर अपन को खुद को बनाना पड़ेगा sudo su करके। बनाना नहीं पड़ेगा, स्विच करना है। हाँ, स्विच करना है मतलब। हाँ, तो ये रहता है। उसमें तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने apt अपडेट चलाया तो अपडेट हो गया सब कुछ। आप रूट यूजर पे होंगे, रूट यूजर में मैंने स्विच ही नहीं किया था। तो फिर आपने sudo sudo लगाया लगा दिया होगा। होगा यहाँ। क्या? यहाँ पे sudo लगा दिया होगा वर्ड, sudo apt अपडेट। ये apt अपडेट से पहले एक वर्ड और जोड़ दिया होगा, sudo। अभी आएंगे धीरे धीरे उस पर आएंगे कि क्यों कैसे वर्क करेगा, हर बार रूट यूजर ही बनना पड़ेगा क्या। अभी हम लोग थोड़ा लिनक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, तो आ रहे हैं यूजर्स पे भी आ जाएंगे। तो हम लोग apt अपडेट चला लिए। अब मुझे क्या चलाना पड़ेगा, apt इंस्टॉल mysql सर्वर, और ये मेरे लिए इंस्टॉल कर रहा है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू। देखो कैपिटल वर्ड जो लिखा है वो उसको प्रायोरिटी सेट करता है। तो अगर मैं स्मॉल y लिखूं तब भी एक्सेप्ट करेगा, कैपिटल Y लिखूं तब भी एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ एंटर प्रेस कर दूं तब भी एक्सेप्ट करेगा। ये देखो मैंने एंटर प्रेस किया फिर भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, और ये MySQL मेरे लिए इंस्टॉल कर रहा है। देखो अब MySQL जो इंस्टॉल होगा ना, वो ऐसा नहीं कि एक पार्ट में हो जाएगा। MySQL एक्चुअल में 3 पार्ट्स में इंस्टॉल होगा, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर एक्चुअल में 3 पार्ट्स में जाके सेव होता है। तो हमें हर सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम लिनक्स पे आते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर याद आ रहा है लिनक्स का। मैं रूट फोल्डर पे जाता हूँ और मैं कमांड चलाता हूँ ls। चलो बताओ बिन फोल्डर किस लिए था, नॉर्मल यूजर के बिन फोल्डर के अंदर बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो जो कमांड्स बनी हैं वो सारी कमांड्स की बाइनरी फाइल सेव है, जो कोई भी यूजर चला सकता है। क्लियर है। एस बिन फोल्डर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो जो कमांड्स बनी है वो सारी बाइनरी फाइल्स अवेलेबल है, बट सिर्फ रूट यूजर या एडमिन चला सकता है इसको। क्लियर है। ETC के अंदर क्या होता है, अरे URL होता है। ETC के अंदर APT के अंदर URL होते हैं। ETC के अंदर एक फोल्डर है APT। ETC बेसिकली बनाया गया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए। आपके हर सॉफ्टवेयर के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल होंगी वो सारी इसमें सेव रहती है, ठीक है। लाइब्रेरी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी वो सब इसमें रहेगा। यूजर्स के लिए डिफॉल्ट फोल्डर बनाया जाता है, एक एक अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में रहकर वो काम करें, वो सब होम के अंदर मिलेगा, ठीक है। लिब 32, 64, 34 ये चारों के चारों ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी के लिए वर्क किया जाता है। लॉस्ट प्लस फाउंड ये आपका रिसाइकिल बिन है। मीडिया, अगर आपने कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट कर रखे हैं तो वो यहाँ शो करेगा। MNT में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क शो करेगा। ये ऑप्शनल फोल्डर है, ये प्रोसेसर के लिए है, जो भी आपकी प्रोसेस से रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो सब इसमें मिलेंगी। रूट, जो रूट यूजर है ना, एडमिन जो है, ये इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी ये है, ये सारा काम इसके अंदर करता है, ठीक है। और एक फोल्डर और है USR,
ठीक है, यूजर जिसे बोलते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल चीजें आप करोगे, आपने कोई एक्सटर्नल बाइनरी फाइल बनाई, एक्सटर्नल कोई कमांड यूज करी, वो सब इसमें आएगी। एक्सटर्नल लाइब्रेरी इसके अंदर आएगी, ठीक है। वेयर के अंदर लॉग्स वगैरह जो कुछ भी देखना है वो सब आपको वेयर के अंदर मिलेगा। तो एक सॉफ्टवेयर एक्चुअल में देखो कितने पार्ट्स में वर्क करता है कि हर सॉफ्टवेयर को 3 चीजों की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है लाइब्रेरी, सेकंड होता है हमको कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है, और उसकी बाइनरी, बाइनरी मतलब जिससे वो कमांड चलेगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एक्चुअल में इसने ये मेरे लिए 3 पार्ट्स को इंस्टॉल किया है, और ये तीनों रहते कहाँ हैं वो हमें देखना है। देखो, जो ऑफिशियल लिब फोल्डर है उसके अंदर लाइब्रेरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, इस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी किस में रहेगी, तो ये रहती है आपकी यूएसआर के अंदर, लिब फोल्डर के अंदर, ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल वो सेम है, जहां हमने सुना था etc के अंदर कॉन्फ़िग फाइल होती है। देखो मैं cd करके etc में जाता हूं और यहाँ ls करूंगा तो देखो एक MySQL नाम से एक फोल्डर बन गया होगा। m पे चलते हैं, ये देखो ये कब आया, जब मैंने ये इंस्टॉल किया। तो इसके रिगार्डिंग, MySQL के रिगार्डिंग जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी, देखो मैं MySQL के अंदर जाता हूँ फोल्डर के, cd MySQL, और यहाँ मैंने ls किया तो देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, cnf मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी बोल लो। तो ये देखो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर एक फोल्डर है, तो ये फाइल है conf.d फोल्डर है, जो इस कलर से होता है ना वो फोल्डर होते हैं। तो ये फोल्डर्स या इसकी फाइल कहाँ मिलेगी आपको, etc के अंदर। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसके फोल्डर के अंदर मिलेगी। बाइनरी, बाइनरी देखो बिन के अंदर बाइनरी फाइल्स होती हैं, पर बिन के अंदर वो बाइनरी फाइल्स होंगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी है, और ये सॉफ्टवेयर है। अब इसके लिए भी खुद की कुछ कमांड्स आ गई होंगी नई नई, जैसे कि देखो एक कमांड मुझे चला के देखना हो तो मैं ये चला सकता हूँ, MySQL -- वर्जन, ठीक है। तो ये बता रहा है आपका वर्जन ये है। तो ये कमांड अब वर्क कैसे कर रही है, देखो अभी मैं एक कमांड चलाता हूँ nginx -- वर्जन, तो ये कमांड नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि ये बाइनरी इसकी अवेलेबल ही नहीं है, इसकी बाइनरी फाइल नहीं है तो नहीं चली। और जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा ना तो वो आ जाएगी। तो इसकी बाइनरी कहाँ जाके सेव होती है, तो वो सेव होती है यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर डाउनलोड होता है। अब मुझे कोई बोलेगा कोई और सॉफ्टवेयर होता तो सेम चीज, अगर मान लो मैंने एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया nginx, तो उसके लिए जो जो लाइब्रेरी उसको चाहिए, उसके लिए जो जो से लाइब्रेरी चाहिए वो सब यूएसआर लिब में जाके सेव होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc वाले फोल्डर में जाके होगी। उसके भी 3 पार्ट्स में होंगे, मतलब हर सॉफ्टवेयर के एक्चुअली में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यूएसआर लिब में जाता हूँ, तो cd रूट के अंदर यूएसआर, उसके अंदर लिब फोल्डर, ls करता हूँ तो देखो काफ़ी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो MySQL को चाहिए होगी। अब कौन सी हैं वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। और यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर जाता हूँ मैं, तो एक फोल्डर पीछे आते हैं, ls करते हैं, cd करके बिन में जाता हूँ मैं। तो सॉफ्टवेयर से रिगार्डेड जितने भी बाइनरी फाइल्स होंगी वो कहाँ होंगी, यूएसआर बिन में। देखो इसमें एक MySQL करके आया होगा। अच्छा, यूएसआर में भी मतलब वही, जैसे रूट के जो फोल्डर्स हैं वो भी यूएसआर में भी ऐसे ही आएंगे सेम? हाँ हाँ, लेकिन ये आएंगे सॉफ्टवेयर्स के लिए और वो सब है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो देखो ये लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट थी, ये देख रहे हो, ये MySQL नाम से जितनी भी आई है ना, ये वाइट ये वाली, इधर वाली नहीं, ये वाली, ये सब किसको चाहिए, MySQL सर्वर को चलने के लिए चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो जो लाइब्रेरी चाहिए वो सब उसने यहाँ पे रख दी। इस सॉफ्टवेयर को जो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी या हमको एडिट करना पड़ेगा तो वो सब इसमें मिलेगा, ठीक है। और इसकी बाइनरी देखो इसके अंदर है, तो हम बिन फोल्डर में आए तो ये बाइनरी दिख रही है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे nginx नाम से कुछ नहीं है, देखना n वाली सीरीज में देखना, अभी नहीं है ना n, ऊपर आते हैं हम और n देखो
nginx नाम से कोई भी बाइनरी नहीं है ना। अब देखो मैं nginx इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको कभी भी कोई फोल्डर का ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि मैं किस फोल्डर में हूँ। आपको बस सिंपली लिखना होता है apt इंस्टॉल, जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर का नाम, एंटर किया और ये इंस्टॉल हो गया। तो इसने भी इंस्टॉल किया होगा तो अपनी बाइनरी कहाँ रखी होगी, लाइब्रेरी रखी होगी इस फोल्डर में, ठीक है। इस फोल्डर की लाइब्रेरी भी इसी में आएगी। तो किसी भी फोल्डर की आपको लाइब्रेरी देखनी हो, आपको बस usr lib में जाना है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होगी, तो etc के अंदर ये अपना खुद का एक फोल्डर बनाएगा। तो ऊपर वाले ने अपने लिए खुद का फोल्डर बनाया था, तो इसने भी अपना खुद का फोल्डर बनाया होगा, और इसकी बिन फाइल ये इसी में रहेगी। तो हर सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स नॉर्मली होंगे जो भी आप apt से इंस्टॉल कराओगे। और कोई सॉफ्टवेयर बताओ, उसके भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे, उसके भी आपको तीनों फोल्डर्स में वो चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ क्लियर है। तो मैंने nginx इंस्टॉल कर लिया ना, मैं बिन वाले फोल्डर में हूँ, ls करूँ, ठीक है। अब देखते हैं, हम n पे आते हैं। पहले n से कुछ भी नहीं था ना, अब देखना यहाँ पर एक nginx का वो बन जाएगा। पहले देखें nginx इंस्टॉल हुआ क्या, nginx -- वर्जन। क्या हो रहा है ये, nginx-v। हाँ, nginx हमारा इंस्टॉल हो गया। सिमिलरली अब आप इसके usr में जाओगे, लिब में जाओगे। बाइनरी में डालते क्यों है? क्या बाइनरी में वो nginx जाता क्यों है? इसमें क्यों जाता है, बिन में बिन के अंदर उसकी बाइनरी फाइल्स, क्योंकि वो जो ऑफिशियल बिन है ना उसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की रह सकते हो, मतलब चीजें रख सकते हैं। ऑल बाइनरी फाइल्स ऑफ ए पैकेज आर सेव्ड हियर, ये इसका कहने का मतलब है। क्योंकि बाइनरी फाइल्स की वजह से ही तो हम कमांड चला पाते हैं, और जो भी हर पैकेज की बाइनरी इसके अंदर आती है। पैकेज मैंने जैसे सुना था कि जैसे कोई भी sh फाइल है ना, हाँ। तो sh फाइल को डॉट / और वो फाइल का नाम करके चलाते हैं, राइट? हाँ, ठीक है। और या तो उस फाइल को बाइनरी में अगर भेज दे, फिर वहां से मतलब ग्लोबली यूज कर सकते हैं सर? ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। तो आप mkdir जो वो है फाइल, वो एक बाइनरी फाइल है, उसका मतलब ये नहीं कि वो एक sh फाइल है या sh से चला सकते हो। sh से चलाओगे वो नहीं चलेगी। sh सिर्फ .sh फॉर्मेट की फाइल चलाएगा। sh एक लैंग्वेज है, शेल टाइप। ठीक है। ऑल लाइब्रेरी रिक्वायर्ड बाय अ पैकेज आर सेव्ड हियर। ऑल config फाइल्स यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ऑल config फाइल्स आर सेव्ड हियर, या ऑल config फाइल्स ऑफ पैकेजेस यानी सॉफ्टवेयर आर सेव्ड हियर। क्लियर है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। और कुछ सोच सकते हो कि कुछ और होता है, एक चीज और होती है, वो होता है लॉग्स। किसी भी सॉफ्टवेयर जब चलता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर मान लो चलते चलते बंद हो गया, सॉफ्टवेयर चलते चलते एरर देने लगा, तो वो चीजें हम कहाँ देखेंगे, तो उसके लिए एक फोल्डर या उसके लॉग्स होते हैं, लॉग फाइल्स। लॉग्स जानते हो, किसी भी चीज का एक ट्रैक रिकॉर्ड कि ये चीज चली तो कहाँ, तो वो आपको मिलेगा रूट के अंदर, वैर के अंदर, लॉग्स में। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, सीधी रूट के अंदर, वैर के अंदर, लॉग्स, ls करोगे तो यहाँ पर आपको देखो nginx के लॉग्स इसके अंदर आएंगे, और सिस्टम के लॉग्स इसमें आएंगे, कर्नल के लॉग्स इसमें आएंगे, पैकेज इंस्टॉल करने के लॉग्स इसमें आएंगे, apt के लॉग्स इसमें आएंगे। ये MySQL हमने इंस्टॉल किया तो MySQL के लॉग्स MySQL फोल्डर में जाएंगे। तो MySQL फोल्डर में जाता हूं मैं, ये किस में चल रहे हैं, वेयर लॉग वाली चीजों में। यहाँ पे देखो error.log ये फाइल है, इसको आप कैट कर सकते हो। अगर एरर आई होगी इंस्टॉल वगैरह करने में तो ये बताएगा। ठीक है। तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चलते वक्त
उसके लॉग्स चेक करने होते हैं कि वो लॉग प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं, तो वो आपको मिलेगा MySQL में, ठीक है, वेयर लॉग MySQL। ऐसे ही Nginx के कहाँ मिलेंगे, वेयर लॉग Nginx में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी चीजें कहाँ मिलेगी। किसी ने बोला कि Nginx में शायद एरर आ रही है, उसके लॉग्स निकाल के दो, तो आपको वेयर लॉग Nginx वाले फोल्डर में जाना है। तो मैं एक फोल्डर पीछे जाता हूँ, ls करता हूँ, Nginx फोल्डर दिखा मुझे, मैं Nginx फोल्डर में गया, ls किया, तो देखो ये इसका एक्सेस लॉग है, ये इसके एरर लॉग्स है। आपको ये लॉग्स उठा के दे देने हैं जिसको भी नीड है। क्लियर है ये चीज? तो किसी भी सॉफ्टवेयर के 3 से 4 पार्ट होते हैं। ये क्लियर हुआ? कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो यूजिंग apt, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना था, apt इंस्टॉल Nginx, ठीक है। अगर मुझे जावा इंस्टॉल करना है तो apt इंस्टॉल openjdk, उसके बाद जावा कौन सा 11 करना है, 9 करना है, 13 करना है, 17 करना है, मान लो मुझे जावा 11 करना है, फिर आपको इसका पूरा नाम लिखना पड़ता है। तो ये जब हम बार बार यूज करते हैं या गूगल करते हैं तो हमें मिल जाता है। तो ये नाम ऐसे रटने नहीं है कि इसका नाम openjdk-11, ठीक है। तो ये क्या इंस्टॉल हो रहा है, जावा। अब जावा की भी जो लाइब्रेरीज चाहिए होगी वो उसमें जाएगी USR lib में, और जो उसकी बाइनरी होगी वो USR bin में जाएगी, जो उसके लॉग्स होंगे वो वेयर लॉग जावा वाले फोल्डर में जाएंगे, जो उसके क्या कहते हैं कॉन्फ़िग फाइल होगी वो अगर रिक्वायर्ड है उसमें, तो अगर होती है उसकी कॉन्फ़िग फाइल तो वो वहाँ जाएगी। जब जावा इंस्टॉल हो जाए तो आप लिखोगे जावा हाइफन वर्जन लिखना पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये बोल रहा है जावा 11 इंस्टॉल हो गया। क्लियर है? पैकेजेस इंस्टॉल करना, apt अपडेट apt अपग्रेड का फर्क समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन apt रिमूव एंड apt पर्ज, ठीक है। देखो ये 3 समझ में आ गया, अपडेट, अपग्रेड और इंस्टॉल। अब आता है apt रिमूव। apt रिमूव, और जिस पैकेज का नाम आप दोगे वो पैकेज वो कर देगा, हटा देगा, मतलब ये अनइंस्टॉल करने के काम आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू अनइंस्टॉल अ पैकेज, या इसी को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इन लिनक्स। तो पर्ज किस लिए काम आता है, टू अनइंस्टॉल पैकेज प्लस ऑल डिपेंडेंट लाइब्रेरी, उसको जो जो लाइब्रेरी चाहिए थी वो सब भी, प्लस ऑल कॉन्फ़िग फाइल्स, मतलब पूरी फुल क्लीन अप एक्टिविटी करता है ये। और ऊपर वाला सिर्फ क्या करता है, पैकेट डिलीट कर देगा, लाइब्रेरी और कॉन्फ़िग फाइल्स को ऐसे ही छोड़ देगा, यानी कि वो सिर्फ ये बाइनरी उड़ा देगा apt रिमूव, और ये सब ऐसे ही छोड़ देगा, ये वाली 3 चीजें। जबकि apt पर्ज क्या करेगा, इसके अंदर से जाके इसकी लाइब्रेरी भी उड़ाएगा, इसके Nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल उड़ाएगा, बाइनरी उड़ाएगा, लॉग उड़ाएगा, यानी कंप्लीट रिमूवल कौन करता है, पर्ज कमांड, ठीक है। apt पर्ज, ठीक है। आपको जो भी चलाना है, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ जावा या फिर MySQL, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है कि अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ। अब ये सब कुछ हटाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये उसने हटा दिया। आपको शायद एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अब एक बार टर्मिनल को क्लोज करके वो करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये पूछता भी है इंटरव्यू, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन apt रिमूव एंड apt पर्ज। तो apt इज यूज्ड टू हैंडल द पैकेज। अब उसके आगे जो भी इसकी सब कमांड है, apt रिमूव विल ओनली
remove the lib, नहीं, only remove the binary file, while apt purge will remove all the library जो जो उसको चाहिए थी, config file प्लस बाइनरी, यानी ये कंप्लीट बोल सकता हूँ इसको मैं, कंप्लीट क्लीनअप ऑफ पैकेज। ये फुल क्लीनअप करता है पैकेज का। कई बार हमें ना कॉन्फ़िग फाइल चाहिए होती है कि यार नहीं इसका बैकअप ले लेते हैं, कभी इन फ्यूचर नीड पड़ी तो उसके लिए। क्लियर है दोनों? अब उसके बाद है एपीटी सर्च। तो कई बार ना हमको नाम नहीं समझ में आता कि हमारे सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो मैंने जैसे लिखा एपीटी सर्च, अब माई सीक्वल हाइफन सर्वर, ये मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या नाम है, मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा ना एपीटी सर्च माई सीक्वल, तो ये चेक करेगा और देखो बताएगा कि उस नाम से अगर आपको लाइब्रेरी चाहिए तो इतनी सारी है। अब आपको उसमें से देखना पड़ेगा कौन सा एग्जैक्ट आपको रिक्वायर्ड है। तो सर्च क्या करता है, उस नाम से या उस वर्ड से रिगार्डिंग जितनी उसके पास लाइब्रेरी है सब कुछ ला के दे देगा। अब वो आपकी चॉइस है, आपको यूज़ करना है कौन सा, वो कर सकते हैं। जैसे वो जावा वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं ऐसे लिख सकता था एपीटी सर्च जावा, ठीक है। तो जब ये जावा के नाम से इसने बहुत कुछ दे दिया, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो जाता है, तो बेटर कि आप लोग गूगल वगैरह यूज़ करें। देखो जावा नाम से जहाँ जहाँ वर्ड होगा ना वो सारे पैकेजेस दिखा देगा आपको, जो इंस्टॉल करना चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर भी होगा, ओ पे जाएंगे ना तो ओ पे शायद वो मिलेगा आपको। ये रहा ओपन जेडीके 21, ओपन जेडीके 19, ओपन जेडीके 11, 18, 17, देख रहे हो, ये मैंने ये वाला किया था शायद, ये वाला, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा जावा 12 इंस्टॉल करना है, जावा 17 करना है, जावा 18 करना है, तो आप ये यूज़ करोगे। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 11 की जगह 18 लगा देना है, 19 करना है तो 11 की जगह 19 लगा देना है। क्लियर है? 21 करना है तो 21 लगा देना है। तो एपीटी सर्च क्या करता है, तो एपीटी सर्च इट सर्चेस द स्ट्रिंग फ्रॉम द रेपो लिस्ट। एग्जाम्पल में मैंने लिखा एपीटी सर्च जावा, तो वो क्या करेगा, इट विल शो ऑल द पैकेजेस विच हैव वर्ड जावा, जिसके पास भी जावा वर्ड होगा वो सारे पैकेजेस आपको दिखा देगा। तो आपको पैकेज का नाम मिल जाएगा, तो फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऑटो रिमूव, बताओ समझिए ये किस लिए यूज होता है? हेलो, जैसे मान लो तुम लोगों ने एपीटी ये चला दिया रिमूव पैकेज, तुमको इस कमांड के बारे में पता ही नहीं था, तो ये वाली पैकेज क्या छोड़ देती है साथ में, डिपेंडेंट लाइब्रेरीज और जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं वो रह जाती हैं। तो वो ना धीरे धीरे वो इकट्ठी होती जाती हैं, तो आपका साइज बढ़ता जाता है लिनक्स का। आप बोलते हो यार कि सब चीज़ें कम है फिर भी इसका साइज ज़्यादा है। आप बोल सकते हो जंक फाइल जो बोलते हो ना, फालतू की फाइल्स, वो बहुत बची रह जाती हैं। तो आप एक बार ये चला देते हो एपीटी ऑटो, 2 या 3 दिन के बाद हटा देगा। इट विल रिमूव ऑल द डिपेंडेंट लाइब्रेरी प्लस कॉन्फ़िग फाइल्स इफ एनी लेफ्ट बिहाइंड, अगर कोई रह गया था तो ये इसको हटा देता है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर कुछ भी पहले का कुछ रह गया और जंक वंक वगैरह तो वो सब हटा देगा। क्लियर है? उसके अलावा एपीटी लिस्ट वगैरह है, बट वो कभी ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये क्लियर हुआ? मेन ये था हमारे लिए। और ये क्लियर हुआ, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे पार्ट्स में इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसकी लॉग फाइल आपको वेयर लॉग के अंदर मिलेगी, उसकी बाइनरी फाइल
जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विच जावा, तो ये बताएगा कि जावा का ये जो मैंने लिखा है ना बाइनरी, वो कहाँ से उठाया है, विच जावा। तो ये बोल रहा है देखो यूएसआर बिन के अंदर एक जावा नाम से बाइनरी है, वहां से उठा रहा हूँ। मैंने बोला कि आप विच पाइथन 3 कहाँ से उठा रहा है, तो देखो यूएसआर बिन के अंदर। क्यों? क्योंकि हर फोल्डर, हर पैकेज का पाइथन भी इंस्टॉल हुआ, पाइथन भी एक पैकेज है, तो पैकेज का भी लिब होगा, पैकेज का भी कॉन्फ़िग फाइल होगा, पैकेज का बाइनरी होगा, पैकेज का लॉग फाइल होगा। तो हर पैकेज का, हर सॉफ्टवेयर की ये 4 फाइलें होती ही होती हैं, और ये फाइल्स हैं तो वो इस तरीके से स्प्लिट होती हैं। आपको एक फोल्डर में नहीं मिलेगा ये, कभी भी आप बोलोगे कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल हुआ है तो नहीं पता चलेगा। आपको ऐसे पता करना पड़ेगा कि इसकी लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ गई हैं, इसकी कॉन्फ़िग फाइल्स कहाँ गई हैं, इसकी बाइनरी फाइल्स कहाँ गई हैं, और लॉग फाइल्स कहाँ गई। तो ये इनके स्पेसिफाइड पाथ है, आपको यहीं जाके चीज़ें ढूंढनी है। तो कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ भी ढूंढना हो, कॉन्फ़िग फाइल ढूंढनी है तो ETC के अंदर जाना है, लॉग फाइल देखनी है तो वेयर लॉग के अंदर जाना है, अगर लिब के ढूंढना है तो USR लिब में जाना है। क्लियर है? किसी भी पैकेज के रिगार्डिंग, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी चीज के रिगार्डिंग जाना है तो फिर तो हमको इन फोल्डर्स में जाना पड़ेगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बाइनरी फाइल इस वाले में, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िग फाइल्स इसके अंदर भी है, और पैकेज की भी इसी के अंदर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की, इसके अंदर अदर चीज की भी, प्लस पैकेज की भी। तो हमें ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी। लिब, ये लिब सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो APT हमारे लिए क्या हेल्प करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, अपडेट करना हो, अपग्रेड करना हो। अब आता है कि हमारे लिए यूजर्स इन लिनक्स, कौन कौन से यूजर्स लिनक्स में होते हैं। तो देखो 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर इन लिनक्स। लिनक्स में 3 टाइप के यूजर्स होते हैं। एक होता है रूट यूजर, जो कि एडमिन है, ये एक ही होता है। बाकियों को आप परमिशंस देते हो कि यू कैन वर्क लाइक अ रूट यूजर। सेकंड यूजर होता है नॉर्मल यूजर, इसको आप यूजर की जगह अकाउंट भी बोल सकते हो। तो नॉर्मल यूजर, रूट यूजर, और थर्ड यूजर होता है हमारा सर्विस यूजर या सर्विस अकाउंट। ठीक है, तो तीनों में फर्क क्या है? देखो रूट यूजर एडमिन होता है, नॉर्मल यूजर लाइक अ टीम मेंबर, कोई भी एक टीम मेंबर आपके साथ वर्क कर रहा है तो वो आपका एक नॉर्मल यूजर हो गया। और ये होता है यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर्स विच रन्स एज अ सर्विस। कुछ सॉफ्टवेयर इतने पावरफुल होते हैं कि वो एज ए सर्विस वर्क करते हैं, तो वो अपने लिए यूजर बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। अब आता है कि ये यूजर्स कहाँ से पता चलते हैं कि कौन कौन से यूजर हैं, तो उसके लिए एक फाइल है, वो हमें चेक करनी पड़ेगी। और कोई भी फाइल के बारे में मोस्टली पता करना हो तो कौन सी फाइल को फोल्डर में जाते हैं हम, ETC। तो ETC के अंदर ये एक फाइल होगी, मैं पहले जाता हूँ यहाँ दिखाता हूँ आपको। CD ETC में आओ, LS करो, तो देखो यहाँ पर एक फाइल पड़ी होगी पासवर्ड, ठीक है। आप इस फाइल को रीड करना हो तो कैसे करते हैं, कैच, है ना, टू चेक द डिटेल ऑफ ऑल यूजर्स। हमें इस पूरे लिनक्स में कितने यूजर्स हैं ये पता करना हो तो उसके लिए इस फाइल को कैट कर लो। कैट पासवर्ड नहीं है, देखो ये पासवर्ड है। देखो इतने टाइप के यूजर्स अवेलेबल हैं, देख रहे हो, ये पहला यूजर, ये एक और यूजर, ये एक और यूजर, ये एक और यूजर, ये पहला वर्ड जो लिखा है ना ये सब यूजर्स हैं। तो आप लोग बोलोगे भैया हमने तो एक ही यूजर का नाम सुना अभी, उबंटू, और दूसरा ये रूट यूजर। तो
रूट यूजर इज द एडमिन यूजर, उसके बाद से उबंटू इज द, एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मल उबंटू, यूजर। या जो भी आप एक यूजर बनाओगे रवि, वो क्या हो गया, ये सब हमारे नॉर्मल यूजर हैं। तो देखो इसमें नॉर्मल यूजर दो ही हैं, एक तो आपका ये एडमिन, वो एडमिन हो गया, दूसरा ये नॉर्मल यूजर ये रहा, और बाकी सब ये क्या है, ये सब सर्विस यूजर है, सर्विस अकाउंट है। जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये कॉलम तक, ये सब सर्विस यूजर्स हैं या सर्विस अकाउंट्स हैं। ये किसने बनाया है, देखो MySQL सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वर्क करता है, और जो कोई एज ए सर्विस वर्क करेगा वो अपने लिए एक यूजर बना लेगा। इस यूजर से लॉगिन कर सकते हैं नहीं, देखो इसका बिन फॉल्स है, नो लॉगिन, नो लॉगिन, इनसे आप लॉगिन नहीं कर सकते, देख रहे हो, नो लॉगिन। तो ये जितने भी यूजर्स आप देख रहे हो ना, ये डीमन, बिन, सिंक, गेम्स, ये लॉगिन नहीं कर सकते, यानी इनसे हम लॉगिन करके कुछ काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इतने पावरफुल होते हैं कि उनको चलने के लिए एक यूजर चाहिए होता है, वो अपने लिए एक यूजर बना लेते हैं, और वो होता है सर्विस यूजर। क्लियर है? तो पूरे मेरे लिनक्स में कितने यूजर्स हैं वो चेक करने के लिए मुझे ये फाइल देखनी पड़ती है, और ये फाइल कहाँ है, etc के अंदर पासवर्ड में। क्लियर है? ठीक है, अब आता है कि ठीक है यूजर्स देख लिए, यूजर्स बनाने हो तो कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी इसी में रहता है ना, क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी इसी में रहता ETC है। में, ETC में ही सब कुछ रहता है। तो फाइल कोई भी आप देख रहे हो ना, स्पेशली आपको लगता है कि ये पढ़ने वाली फाइल है, रीड करनी है, वो ETC में ही मिलती है। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले कोई भी चीज कॉन्फ़िगरेशन है तो 100% ETC में होगी। ETC में भी कौन सा, जिस पैकेज का हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं उसके नाम से एक फोल्डर बन गया होगा। ls करो, देखो यहाँ पे nginx नाम से एक फोल्डर बन गया होगा, ये रहा। MySQL का एक फोल्डर बना था, ये रहा। ठीक है, तो ये सब फोल्डर्स अपने आप बन जाते हैं, और इसी के अंदर उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है, और इसी के अंदर एक फाइल और, लेकिन वो पासवर्ड, हाँ, लेकिन वो पासवर्ड क्यों इसमें रखा है फिर etc के अंदर? क्योंकि ETC के अंदर सिस्टम फाइल्स भी होती है प्लस पैकेज की फाइल्स भी होती है। तो ETC के अंदर जो नॉर्मल फाइल्स हैं, ये dev-conf, ये वाली fstab, कर्नल वाली, तो ये सब सिस्टम फाइल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाई है। ऐसे ये पासवर्ड कौन सी फाइल है, ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाई है। ये फाइल किसने बनाई है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। जो सॉफ्टवेयर बना रहा होगा ना वो अपने खुद के फोल्डर में बनाएगा, जैसे Python 3 अपने Python 3 फोल्डर में बनाएगा, MySQL अपने MySQL फोल्डर के अंदर बनाएगा, nginx अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल nginx फोल्डर के अंदर रखेगा। apt भी एक पैकेज है, तो apt अपने फाइल्स को उसके अंदर रख रहा है। तो जो ETC के अंदर दोनों टाइप की फाइल्स हो सकती हैं, किसी पैकेज की भी और ऑपरेटिंग सिस्टम की भी। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाएगा वो डायरेक्टली मतलब यहीं पे etc के अंदर में डायरेक्ट पटक देगा, राइट? हाँ, देखो ये क्रोम टैब ऑपरेटिंग, और हम लोग जो अपना जो बनाएंगे उसका एक फाइल मतलब फोल्डर जनरेट हो जाएगा। फोल्डर हो जाएगा। हाँ, देखो जावा का अपना खुद का एक फोल्डर है, पाइथन का अपना खुद का एक फोल्डर है, MySQL का अपना है, nginx का अपना है, apt एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है, उसका खुद का है। क्रोम टैब देखो कौन मैनेज करता है, OS, तो देखो OS ने अपने लिए खुद का डायरेक्ट बाहर बना दिया। क्लियर है? विम एक पैकेज है, तो देखो वो अपना खुद का बना रहा है। हाँ, ये जैसे ये कलर्स वाइज है ना, कोई ग्रीन है कोई ब्लू है, आपने एक बार बताया था, इसका एक बार आप बता दो। परमिशन के हिसाब से रहता है, किसको कितनी परमिशन। ls-ltr कमांड चलाओगे, अभी आएंगे अभी हम इस पे कि ग्रीन येलो कब होता है, फाइल परमिशन आएंगे ना, तो उस पे परमिशन अगर उसे अलग रहेगी तो वो अलग दिखेगा, जो इस कलर से है वो तो टेपर करेगा एडिटर पे भी, नहीं शो करेगा, किसी में नहीं भी करेगा। नहीं, वो सब में शो करेगा। जिस फाइल को फुल परमिशन है ना वो अलग फुल परमिशन नहीं, वो ग्रीन रहेगी ना भैया, हाँ, रीड राइट। क्लियर है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी लिनक्स में आपसे बोला जाएगा कि कौन कौन से यूजर्स हैं, या फिर आपको एक टास्क मिलेगा जब आप डेवऑप्स में अगर वर्क करेंगे तो, कि इस मशीन में कितने यूजर्स हैं इसकी लिस्ट मुझे चाहिए।
मुझे सॉक टू ऑडिट के लिए ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैट पासवर्ड करके ये स्क्रीनशॉट ले लेके रखना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली ऐसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि ओके आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट। तो आप ये कमांड बताओगे कि मैंने ये कमांड चलाई है और ये चीज़ आप ऐसे करके ये स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, तो इससे पता चल जाता है कि कौन कौन से यूजर्स हैं हमारे पास। तो ये सब यूज़र होते हैं पहले नंबर पे। ये सर्वे बैकअप ले लेंगे इसका, पाइथन से नहीं होगा क्या? पर नहीं, पर कभी कभी स्क्रीनशॉट ये चाहिए होते हैं कि ये कमांड चला के किया। पाइथन से हो सकता है तुमने मैनुअली कमांड, वो होता है ना, कुछ वैल्यूज दे दी हो, तो जहाँ स्क्रीनशॉट या प्रूफ्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमको स्क्रीनशॉट ही देने पड़ते हैं। तो ये सब यूजर्स कौन कौन से हैं, सर्विस यूज़र, सिर्फ ये पहला रूट यूज़र है। उसके बाद से इसमें नॉर्मल यूज़र कौन सा है, उबंटू, बाकी सब सर्विस यूज़र है। क्लियर है? तो यूज़र बनाते कैसे हैं, ठीक है? तो यूज़र देखो, कोई भी कमांड बनाने वाली, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करने वाली, इसके लिए हमें किसी फाइल में या फोल्डर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं अभी के लिए जा रहा हूँ और ls करके देखता हूँ कितने यूज़र हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे पता चल गया था एक ही यूज़र है, और मैं फोल्डर से भी पता कर लिया कि इसका एक ही यूज़र है। अब मैंने एक कमांड चलाई ऐड यूज़र, ठीक है, और अभिषेक नाम से एक यूज़र बनाया मैंने, ठीक है, ऐड यूज़र अभिषेक। तो ये बोल रहा है ठीक है, आप अभिषेक नाम का एक यूज़र बना रहे हो, इसका पासवर्ड बताओ। मैंने रख लिया मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर से पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बोल रहा है फुल नेम वगैरह कुछ रखना है, मैंने मान लो सब एंटर करके स्किप कर दिया। देखो अब ls करूँगा ना तो 2 फोल्डर बन गए। पहले देखो एक ही फोल्डर था, अब 2 बन गए। क्यों? अभिषेक की होम डायरेक्टरी या अभिषेक का डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्या है, अभिषेक का फोल्डर, और वो किसके अंदर है, होम के अंदर। हमने पढ़ा भी था जब होम एक फोल्डर होता है उसके अंदर जितने यूजर्स होंगे उनके नाम से उतने फोल्डर बन जाते हैं। तो मेरे से कोई पूछेगा नॉर्मल यूजर इसमें कितने हैं, मैं एक तरीका तो ये है कि ये कैट करूँ इस फाइल को, फिर इस पर एक एक चीज़ ध्यान से देखूँ कि ये है। और अब देखो कैट करूँगा ना उस वाली फाइल को, कैट etc पासवर्ड वाली फाइल, तो देखो इसमें 2 एंट्री आ गई होगी, एक ये अभिषेक और एक उबंटू आ गई ना। पहले अभिषेक नहीं आ रहा था क्योंकि 2 यूजर बन गए। या फिर सबसे अच्छा तरीका यही है कि होम में आओ और ls कर लो, इस फोल्डर में आओ और ls कर दो, जितने फोल्डर उतने नॉर्मल यूजर। आसान है कि नहीं, बोलो आसान है? अगर बना देगा तो एक और यूजर बनाया मैंने, टेस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। बोल रहा है पासवर्ड डू नॉट मैच, ट्राई अगेन। ओके, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भी एक नॉर्मल यूजर है। मैं कौन से फोल्डर में हूँ, रूट के अंदर, होम में ls करता हूँ, देखो 3 यूजर बन गए। किसी ने बोला एक और यूजर बना दो, लो भाई ऐड यूजर रवि, ठीक है, नया पासवर्ड रखने को बोल रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, रख दिया। इसका पूरा डिटेल भरने की जरूरत है नहीं, छोड़ो, क्लियर चलाया, ls करोगे 4। तो अब मुझसे कोई पूछता है कि इस लिनक्स में कितने नॉर्मल यूजर हैं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं etc फाइल को, तो पासवर्ड फाइल को कैट करूं। देखो रवि, टेस्ट, अभिषेक और उबंटू, ये 4 क्या हैं, नॉर्मल यूजर है। पर ये पता करना बहुत मुश्किल है। देखो टेस्ट इज अ नॉर्मल यूजर और टेस्ट इज अ सर्विस यूजर, ये कैसे बता सकते हो तुम, है ना? आईडी एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो इसका हैक है। हैक क्या है, ये जो यूजर आईडी होती है ना, ये 1000 के ऊपर शुरू हो रही है तो समझो वो नॉर्मल यूजर है। इतना हैक करने क्यों है? ls होम फोल्डर में आओ, ls कर लो, 4 नॉर्मल फोल्डर दिख रहे हैं, 4 नॉर्मल यूजर हैं। सीधा बोल सकते हो कि देयर आर 4 नॉर्मल यूजर्स। तो हाउ टू क्रिएट अ यूजर, तो ये कमांड है ऐड यूजर, और जो भी आप यूजर का नेम दोगे, टू क्रिएट अ न्यू यूजर इन उबंटू। क्लियर है? ठीक है। अब एक नोट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये रखना है, नोट every user in Linux will also have a group with same name।
दिस ग्रुप इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन द यूजर इज क्रिएटेड। ठीक है, यानी कि अब एक नई चीज समझ में आ रही है कि हर यूजर के पास अपना एक ग्रुप भी है और वो ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाता है जब हम यूजर बनाते हैं। तो भैया रूट एक यूजर है, इसका भी एक ग्रुप होगा, हाँ। नॉर्मल यूजर्स का भी एक ग्रुप होगा, हाँ। उबंटू एक यूजर है तो इसका एक ग्रुप भी होगा। रवि एक ग्रुप है, यूजर है तो इसका एक रवि नाम से ग्रुप भी होगा। तो सर्विस यूजर्स का भी, हाँ। कैसे पता चलेगा? एक फाइल होती है etc के अंदर ग्रुप, कौन सी? ठीक है, तो देखो ये रवि नाम से एक ग्रुप है, टेस्ट नाम, अभिषेक, माई सीक्वल, उबंटू और जितने ये सर्विस अकाउंट है इनके भी है। रूट सबसे पहले होगा, रूट का भी एक ग्रुप है। तो कोई मुझसे बोलेगा हाउ टू चेक द ग्रुप्स इन लिनक्स, सो आपको ये वाली फाइल कैट कर लेनी है। सब कहाँ मिलेगा? देखो जो भी फाइल्स के बारे में बात होगी वो सब etc के अंदर मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो आपको ये सारे ग्रुप्स हैं। तो कोई मुझसे बोलेगा अब यहाँ पर कि हाउ टू चेक द ग्रुप, तो etc के अंदर एक फाइल है ग्रुप, इसको आपको कैट कर लेना है। कैट किसी भी फाइल को कैट करता है, टू चेक द ग्रुप्स इन लिनक्स। ये ग्रुप बनाता कौन है? जब आप यूजर बनाते हो ना इस कमांड से, तो एक ग्रुप अपने आप बन जाता है। ट्राई करके देखते हैं। एड यूजर डेवॉप्स, मैं डेवॉप्स नाम से एक यूजर बना रहा हूं, पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, एंटर किया, ls करोगे, देखो 5 फोल्डर बन गए, यानी 5 नॉर्मल यूजर बन गए। etc के अंदर एक ग्रुप नाम से फाइल होती है, उसको कैट करते हैं। देखो ये आ गया ग्रुप, डेवॉप्स नाम से ग्रुप। तो क्लियर हुआ, हर यूजर के नाम से एक ग्रुप भी होता है और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रुप का यूज क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये क्लियर हुआ, नोट एवरी यूजर इन लिनक्स विल ऑल्सो हैव ए ग्रुप विद द सेम नेम, और ग्रुप इससे रीड होता है। अब अगला, हाउ टू रीड। हमको ओनली ग्रुप बनाना है, यूजर नहीं। तो हमको ओनली ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए कमांड नहीं बताई तुमको, ऐड यूजर, ऐड ग्रुप करके यूजर। फिर वो यूजर नहीं बनाएगा ना? नहीं, वो सिर्फ ग्रुप बनाएगा। मोड पॉइंट ये है कि हर यूजर के नाम से एक ग्रुप होता है। अब उल्टा जब पढ़ेंगे इसका कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं, ग्रुप में ऐड कैसे करते हैं, तो नोट पॉइंट में लिखाएंगे कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी ग्रुप विल हैव द सेम यूजर नेम, है ना। उस नाम से जरूरी नहीं है कि एक यूजर हो, बट हर यूजर का एक ग्रुप होता है। अब एक फाइल होती है etc के अंदर ही, सैडो। इसमें आप हर यूजर का पासवर्ड देख सकते हो। आप बोलोगे फिर लिनक्स सिक्योर कहाँ हुई जब पासवर्ड हम देख ही ले रहे हैं किसी भी यूजर का। तो पहले देखते हैं इसका दिखता क्या है। देख रहे हो, ये यूजर है डेवॉप्स और ये इसका पासवर्ड है। पता कर पाओगे ये कौन सा पासवर्ड है? समझ रहे हो? तो इसमें पासवर्ड तो लिखे रहते हैं, बट एक कंडीशन क्या लिखनी है, बट दैट पासवर्ड विल बी एनक्रिप्टेड। पासवर्ड क्या होगा? एनक्रिप्टेड होगा। तो आप उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और काफी अच्छी खासी एल्गो है। अब मुझसे कोई बोले माई सीक्वल का कोई पासवर्ड है, यहां दिख रहा है आपको माई सीक्वल का कोई पासवर्ड? वो छोड़ो, रूट यूजर का कोई पासवर्ड है? उबंटू का कोई पासवर्ड है? नहीं। तो यहां से आप सिर्फ इतना ही देख सकते हो कि इस यूजर का पासवर्ड है या नहीं, क्योंकि पासवर्ड होगा भी तो आप उसको पढ़ नहीं सकते। ये पासवर्ड है, अब इसको आप कैसे रीड कर लोगे पासवर्ड, जबकि मैंने अभिषेक का क्या रखा था 1 2 3 4 5। ये चीज क्लियर हुई? पासवर्ड तो है ना, बट वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो वही बोल रहा हूँ कि आप पासवर्ड पढ़ नहीं सकते। बस ये इससे आप इस फाइल से इतना ही पता कर सकते हो कि इस यूजर का पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
इतना ही इससे देख सकते हो। और कि जैसे कि Ubuntu यूजर है उसके बाद में फिर वो एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एज ए पासवर्ड मतलब वो कर रहा है क्या, मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में Ubuntu यूजर में। Ubuntu एक्सक्लेमेटरी नहीं वो नहीं शो कर रहा। वो उसका वो मतलब क्या क्या है? होता है, एक्सक्लेमेटरी और स्टार, ये दो वर्ड्स होते हैं। उसको एक बार मैं देख लूंगा उसको क्या, इसका कुछ सिंपल मीनिंग है, वैसा नहीं है हार्ड। मेनली इस फाइल से हम ये देख सकते हैं, वो इंटरव्यूअर आपसे से पूछेगा हाउ टू चेक द पासवर्ड ऑफ ऑल यूजर्स, तो आप बताओगे ये चीज, और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बट दैट पासवर्ड विल बी इनक्रिप्टेड सो वी कैन नॉट सी डायरेक्टली और वी कैन नॉट यूज। क्लियर है? अब आता है कि हमने जो ये यूजर बनाया एक रवि नाम से, अभिषेक नाम से, तो क्या ये लोग ये पासवर्ड यूज कर सकते हैं? क्या ये लोग मशीन को लॉगिन कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले इनेबल करना पड़ेगा। हाउ टू इनेबल द पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इन लिनक्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू इनेबल, देखो अभी जो मशीन मेरी है इसको लॉगिन करने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए होती है? इस मशीन को लॉगिन करने के लिए मुझे चाहिए होता है कि यूजर नेम बताओ, तो वो यूजर नेम मेरा यहाँ पे क्या है, Ubuntu। ठीक है, उसके बाद से मुझे देना होता है पब्लिक आईपी, तो उस मशीन का पब्लिक आईपी मुझे जो भी होगा वो आईपी डालूंगा। उसके बाद से देना पड़ रहा है मुझे टेम्प फाइल का नाम, है ना। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, ठीक है, मैं कनेक्शन खराब हो गया, टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो अपने फोल्डर में हूँ नॉर्मल। अब मुझे यहाँ क्या क्या कमांड चलानी पड़ रही है, sh-i Ubuntu, यानी टेम्प फाइल का नाम देना है मुझे। प्रैक्टिस करके साथ, ठीक है। उसके बाद से मुझे क्या देना पड़ रहा है, यूजर नेम @पब्लिक आईपी, तभी मेरी मशीन लॉगिन हो रही है, क्योंकि अभी ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है, ओनली पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये मुझे लिखना पड़ रहा है, तभी मेरी मशीन लॉगिन हो रही है ना, तभी ये Ubuntu यूजर लॉगिन हुआ। मैं एक बार फिर से लॉग आउट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसको बिना मैं पैम फाइल, बिना पासवर्ड के लॉगिन करूँ, तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं भैया, अभी Ubuntu तो का नहीं, पासवर्ड सेट है क्या? नहीं है। मैं ये हटा देता हूँ -i और लिखता हूँ ये कि SSH लॉगिन Ubuntu विद पब्लिक आईपी। तो देखो ये परमिशन डिनाइड बता रहा है। उसके दो कारण हैं, एक कि Ubuntu का पासवर्ड सेट है ही नहीं, हमने चेक भी किया था कैट करके, Ubuntu का पासवर्ड सेट ही नहीं है, पर रवि का पासवर्ड तो सेट था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ SSH रवि @public IP। तो ये लॉगिन होगा क्या? ये कोशिश कर रहा है लॉगिन करने की, बट अभी मेरा ये वाला चीज इनेबल नहीं है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है। तो मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट AWS सर्वर्स या मशीन, या इसी को आप बोलोगे EC2 डू नॉट अलाउ पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं करते हैं। ये लैब है, आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करनी है। इट ओनली अलाउज अस टू लॉग इन वाया टेम्प फाइल। टेम्प फाइल एक लॉगिन करने का तरीका होता है, एक ऑथेंटिकेशन का तरीका है, तो उसके थ्रू लॉगिन करने को परमिशन देता है। तो टू लॉग इन वाया पासवर्ड वी नीड टू इनेबल दिस ऑप्शन, हमें ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन इनेबल होता कैसे है ना, तो सबसे पहले स्टेप 1 है इसका, हम लोग लॉगिन जब करते हैं ना, तो लॉगिन करने के लिए कौन सी सर्विस यूज करते हैं, SSH, है ना। और
हमें क्या करना है, सबसे पहले तो cd करके आप etc फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा ssh, क्योंकि देखो ये लॉगिन कर रहा है ना ssh, ये यही नहीं अलाउ कर रहा है मुझे, तो इस फोल्डर के अंदर पहले मैं जाता हूँ नॉर्मल करके ssh-i करके, और मैं ये तरीका ऑन कर देता हूँ। आसान है, बस सिंपल आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है और ssh फोल्डर के अंदर जाना है। etc देखो ssh में चेंजेस करने हैं, और चेंजेस करने के लिए फाइल चाहिए। फाइल कहाँ मिलती है आपको? Config के अंदर कॉन्फ़िग फाइल है, तो आपको इसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी sshd_config, ये वाली फाइल। इस फाइल को नैनो करना है। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइल इज नॉट राइटेबल, यानी आपको अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उबंटू यूजर को पावर नहीं है। तो मैं पहले नॉर्मल यूजर से रूट यूजर बन जाता हूं, और अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूं sshd_config। देखो यहाँ पे ना एक लाइन लिखा रहेगा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इक्वल्स टू नो। आप इसको नीचे की तरफ जाते जाइए, चला गया, ये फाइल नहीं है भैया। यही तो है। etc ssh पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये रहा। बट वाइट से लिखा रहता है ना भैया, बस हटाएंगे तो वाइट से होगा। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को हमने यस कर दिया, कंट्रोल x y एंटर। फाइल से निकलने के लिए आपको ये करना पड़ता है। नहीं, मुझे लग रहा है ये किसी और फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, ये भी रीड करेगा। अब देखो आपने उस फाइल में क्या लिख दिया कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ये SSH config वाली तो नहीं है भैया? ये नहीं होता, तो डी होता है, या इसमें हो सकता है, वो इसमें हो। ट्राई कर लेते पहले। मैंने क्या किया, उस फाइल में देखो कैट करके दिखाता हूँ मैं फिर से कि इस फाइल में मैंने क्या चेंजेस किए। एक लाइन लिखी हुई थी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो था, वो मतलब यस वाली चीज ऑफ थी। तो मैंने क्या किया, वो कमेंट था कमेंटेड था, उसको अनकमेंट किया, और ठीक है, बस आपको अनकमेंट करके छोड़ देना है। अब उसके बाद से SSH एक सर्विस है, तो इस सर्विस को बंद करके एक बार चालू करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा sudo सर्विस का नाम रीस्टार्ट, या फिर हम लोग systemctl यूज करते हैं। systemctl रीस्टार्ट कर दो SSH सर्विस को एक बार फिर से। ठीक है, सर्विस रीस्टार्ट हो गई। आप एग्जिट करो। देखो हम लोग मशीन से बाहर आ गए, मैं मेरे लैपटॉप में आ गया वापस, सी यूजर्स इंटेल। अब मैं लॉगिन करता हूँ SSH ravi @private IP। इस बार देखो मैंने पैम फाइल नहीं डाली है, वो वही फाइल थी, SSH HD के अंदर है वो। गलत फाइल को एडिट कर दिया हमने। हाँ वो भैया, वो 2 लाइन लिखी रहती है ना यस नो के लिए उस पर। वो 2 तो लिखी रहती है, पर ये कहाँ पता है तुमको कहाँ लिखी रहती है? ss_config.d इस फोल्डर के अंदर जाना है। ls इसमें एक फाइल है क्या? नहीं। sshd_config SSHD config है, देखिए ऊपर में ओनली config फाइल, उसी को एडिट की थी अभी। एक सेकंड। और एक फोल्डर है, नहीं sshd_config पहले तो नॉर्मल यूजर बन गया मैं।
रीस्टार्ट तो कर दिया हमने पीसी कॉन्फ़िग। लेकिन वहाँ तो पब्लिक आईपी देना है ना, आप प्राइवेट आईपी दे रहे हो। नहीं पब्लिक ही दी थी भैया। SSHD पासवर्ड बेस्ड वाला लिख सकते। एक SSH_config भी है। नहीं ये यही फाइल है वो, ओपन पासवर्ड बेस्ड लॉगिन। रीस्टार्ट नहीं हुई है आई थिंक सर्विस। मैंने कमांड भेजी, एक बार ये यूज करना रिस्टार्ट करने के लिए। एक सेकंड, सुडो systemctl restart SSH। सर्विस वाली भेजी है ना inetd, ये बहुत रिस्की होती है यार। रीस्टार्ट रवि नाम से यूजर था कि नहीं इसमें? SSH अभिषेक वाला यूज कर लो ना। हाँ डेवॉप्स वाला कर लेते हैं। डेवॉप्स वाला तो नहीं पता कि था, रवि नाम से वैसे बनाया तो था। ये आधी फाइल से दिख रही है। SSHD config ही फाइल था वो। फाइल तो वही था पर पता नहीं क्यों मारा। SSH के अंदर SSHD nano SSH config पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इसके अंदर पहले से ही ऑफ आ रहा है और इसको हमें करना था ऑन, वो हमने कर दिया ऑन। उसके बाद से आपको नॉर्मल सर्विस रीस्टार्ट करनी थी। यूज पैम प्रिंट मोड, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन तो हमारा ऑन है। इनेबल चैलेंज रिस्पॉन्स सम पैम मॉड्यूल्स, वर्बोस ऑप्शंस ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। एक सेकेंड, यूज पैम को हम लोग नो कर देते हैं, पैम हमें नहीं चाहिए। प्रिंट मोड ठीक है और तो सब सही है। सुडो systemctl रीस्टार्ट कर दो SSH सर्विस को। एक बार SSHD को भी रिस्टार्ट करना ना। SSHD ठीक है, SSHD को रीस्टार्ट करना था क्योंकि हमने SSHD फाइल में चेंज किया है ना।
ठीक है, यूज़र गया हमारा, जो अब हो जाएगा SSH रवि @private IP। रवि तो है हमारा SSHD। अब तो होना चाहिए, अब तो ये नॉर्मल भी लॉगिन नहीं होगा। ये पैम फाइल को नो कर दिया था इसलिए। पैम फाइल तो वर्क कर गई, नो करने के मेन थिंग है। SSHD तो नहीं, SSHD nano SSHD underscore config फाइल। ये यूज़ पैम को तो नो कर दोगे तो फिर ये पैम फाइल से भी लॉगिन नहीं होगा, तो उसकी वजह से फिर वो -i भी वर्क नहीं कर रहा। KVD इंटरेक्टिव ऑथेंटिकेशन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन शुड डिजेबल हियर दिस। एक सेकंड, मैं यहाँ पर include all these files SSH Control X Y enter sudo systemctl restart SSH restart SSHD। अब ट्राई करते हैं एक बार। बंतु का तो पासवर्ड से है, नॉर्मल लॉगिन तो होने लगा। ट्री भी नहीं है इसमें। एक बार पासवर्ड चेंज करके ट्राई कर लो। नहीं, वो अगर पासवर्ड मांगता है ना तो पहले पॉपअप के बाद से बोलता है पासवर्ड एंटर करो। क्या है, अगर आपके पास ये फाइल है, आपके पास ये फाइल है, देन ये की पेयर वाली फाइलें हैं सारी, ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। फाइल तो यही है SSHD_config। इसमें हमको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस करना था, वो हमने कर दिया। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, परमिट एम्प्टी पासवर्ड नहीं, हमको एम्प्टी पासवर्ड नहीं अलाउ करने हैं। इंटरेक्टिव ऑथेंटिकेशन सेट दिस यस टू इनेबल पैम ऑथेंटिकेशन, ये तो हमें चाहिए। अगर जिसको पैम से लॉगिन करना हो वो पैम से कर सकता है। इसका फॉर्मेट ही बदल गया है पूरा। रीस्टार्ट करते हैं एक बार SSHD हाँ हो गया। KVD में चेंजेस किए, एक बार फिर से देखते हैं। देखो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि आप सूडो यूज़र बन जाओ, बिकम अ रूट यूज़र, ठीक है। उसके बाद से
स्टेप 2 कि हमको एक फाइल में जाना है, कौन सी, cd जाओ etc के अंदर ssh के अंदर। स्टेप 3 नैनो करो sshd_config फाइल को, ठीक है, अनकमेंट कर दो, क्या, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इस ऑप्शन को यस करना है, अनकमेंट करना है। एंड जो KVD एक ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है KVD इंटरेक्शन ऑप्शन, इसको यस से क्या कर देना है, फिर नो से यस कर देना है। इसकी वैल्यू क्या सेट कर देना है हमको, यस, ठीक है। उसके बाद से जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो स्टेप 4 हमारा क्या है, कि सर्विस को रीस्टार्ट कर दो, सिस्टम ctl रीस्टार्ट sshd, ठीक है। उसके बाद से अब आप नॉर्मल लॉगिन करोगे, स्टेप 5 आप बोल सकते हो या फाइनल स्टेप, ssh जो भी यूजर नेम आपने बनाया वो @public IP, तो वो वर्क करेगा। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करता हूँ। अब मैंने लिखा ssh और यूज़र कौन सा बनाया था, एक DevOps यूज़र भी बनाया था, तो आप इसकी पब्लिक IP अब उसको दोगे यूज़र को और उससे बोलोगे कि यूज़र नेम @public IP आपको हिट करना है, ठीक है। तो ये पासवर्ड मांगेगा, देखो पासवर्ड मांग रहा है, उसका पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 और ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब आप होम फोल्डर में देखो, अभी इसका PWD देखना, ये अभी किस फोल्डर में आया है अपने आप, देखो होम के अंदर DevOps में आया है ये, क्योंकि हर यूज़र की अपनी एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है और बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग वहीं होते हैं, ठीक है। ls करो, देखो ये 5 यूजर्स हैं। अब आप लोग एक काम करो, अपना एक टर्मिनल ओपन करो, उसमें कहीं भी इस मशीन को ओपन करो, ssh कोई भी इनमें से एक यूज़र नेम ट्राई करो और पासवर्ड IP ये ट्राई करो अपने अपने उसमें लैपटॉप में, जो लैपटॉप पे बैठे हैं वो लोग क्या करो, टर्मिनल ओपन करो, ब्लैक स्क्रीन जो जैसे बोलते हो तुम, CLI टर्मिनल, उसको ओपन करो और इनमें से कोई भी SSH यूजर नेम इनमें से कोई भी ट्राई करो, उबंटू छोड़ के, क्योंकि उबंटू का पासवर्ड सेट नहीं है। और पब्लिक IP ये रही, हाँ वो हो जाएगा। ट्राई किया, आपको ये टास्क बार बार मिलेगा कंपनी में, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कभी भी किसी को भी लिनक्स का एक्सेस चाहिए तो वो आपसे बोलेंगे कि यूज़र बना दो हमारे लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड उस यूज़र का नाम और उसका पासवर्ड वगैरह सेट कर दोगे, उसके बाद पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन कर दोगे और उससे बोलोगे कि अब आप लॉगिन करके देखो SSH योर यूज़र नेम @public IP। ट्राई किया, किसी का लॉगिन हुआ इनमें से, चारों में से कोई भी एक, पब्लिक IP बताना। 54.245. हो गया भैया, रवि लॉगिन हो गया। रवि लॉगिन हो गया, कोई भी लॉगिन करोगे ना इनमें उबंटू छोड़ के ये चारों लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि इन चारों पासवर्ड सबका सेम है 1 से 5। हाँ 1 2 3 4 5 पासवर्ड रखा था मैंने सबका। देखो मल्टी 54.1245 202 और 35 SSH यूजर नेम इन User- चारों में से कोई भी ट्राई कर लो। मल्टी @. यूजर जिसे लिनक्स हम बोलते हैं ना, वो देखो आपको दिख रहा होगा। अब आप 5 लोग या 50 लोग 50 यूजर से एक साथ लॉगिन कर सकते हैं इस मशीन को। हो गया लैपटॉप पे नहीं है क्या? हो गया हो गया लॉगिन। तो मल्टी यूजर लिनक्स को इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर आपके पास ऐसे 4 की जगह 40 यूजर भी होते ना, और वो 40 यूजर एक साथ आराम से लॉगिन करके वर्क कर लेंगे अपने अपने सिस्टम में,
बस वो लोग क्या लिखेंगे, SSH, अपना यूजर नेम @public IP और जो पासवर्ड उनके लिए सेट किया होगा वो पासवर्ड। क्लियर है? ये लैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। सब लोग इसको जरूर परफॉर्म करना और कोशिश करना कि लॉगिन हो जाए। आप लोग 2-3 यूज़र बनाना, यूज़र चेक करना, अगर वो वर्क होता है प्रॉपर्ली तो सही है। ये क्लियर है? क्लियर है भैया। ये क्लियर है? हर सॉफ्टवेयर की लॉग फाइल वेर लॉग उसके फोल्डर के अंदर, हर सॉफ्टवेयर की लिब फाइल यूएसआर लिब के अंदर, हर सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी के उसके अंदर फोल्डर वाले, एपीटी की एपीटी के अंदर, एसएसएच की एसएसएच के अंदर, माईसीक्वल की माईसीक्वल फोल्डर के अंदर, इंजनएक्स की इंजनएक्स फोल्डर के अंदर। बाइनरी फाइल यूएसआर बिन के अंदर जाएगी अगर वो पैकेज है तो। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो अपने खुद के में जाएगा, डायरेक्ट बिन फोल्डर भी अवेलेबल है। क्लियर है? अब मुझसे कोई पूछेगा कि वी हैड 2 बिन फोल्डर, वन इनसाइड द यूएसआर एंड वन डायरेक्टली एट द होम पेज। एक यहाँ पर भी बिन होता है और एक यूएसआर के अंदर भी बिन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दिस बिन कंटेन्स द बाइनरी फाइल्स विच आर डिजाइंड या विच आर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिन फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, इसके अंदर की बिन फाइल्स वो पैकेज मैनेज कर रहा है, वो पैकेज ने इंस्टॉल कराया है, वो पैकेज ने उसको सेव कराया है। क्लियर है? पूछो क्वेश्चंस।